सबसे पहले आपको बता दें, बारिश को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए, बागेश्वर, चमोली के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 11 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जगह पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन भी चौकन्ना हो गया है। तो बागेश्वर और चमोली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बाकी के 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो पूरे ही उत्तराखंड में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। चमोली में अभी भी तेज बारिश हो रही है, जो एक लेटेस्ट जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और मौसम खराब बने रहने की संभावना है। चलिए सीधा रुख करते हैं। नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं चमोली से ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। नितिन, कैसा है मौसम वहां पर? बताया जा रहा है तेज बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने भी यही कहा है कि अगले 2 दिन तक चमोली और बागेश्वर दोनों जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी है। जी, निश्चित रूप से उत्तराखंड के पहाड़ी जिले बागेश्वर और चमोली जनपद के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और सुबह से ही लगातार चमोली जनपद के अलग अलग इलाकों में बारिश हो रही है। हालांकि अभी थोड़ी सी बारिश कम हुई है, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होते ही जिस तरीके से घना कोहरा छा जाता है, उसका साफ असर भी इस समय दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे अंधेरे का समय हो चुका हो, तो ऐसा मौसम इस समय चमोली में बना हुआ है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बारिश होने के साथ ही चमोली जनपद के विभिन्न इलाकों में अगर हम देखें, चाहे बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर लें या ग्वालदम थराली क्षेत्र मोटर मार्ग की बात कर लें, कई जगहों पर मलबा आ जाता है, जिससे और समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग का अलर्ट है, इसको देखते हुए प्रशासन को अब सतर्क रहने की आवश्यकता है, ताकि जो इस समय बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की जो यात्रा चल रही है, उसमें कोई दिक्कत ना हो, यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। और अभी हमने प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है, अभी तक फिलहाल ऐसी कोई जानकारी मिलकर नहीं आई है कि कहीं पर मलबा आया हो। फिलहाल अभी सड़क मार्ग सुचारू है और सभी जगहों पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। कुछ आपदा प्रभावित इलाके हैं, कुछ आपदा प्रभावित नगर हैं, कुछ आपदा प्रभावित ग्रामीण जो इलाके हैं, वहाँ पर भी प्रशासन की नज़र बनी हुई है। लेकिन ये महत्वपूर्ण 24 घंटे चमोली जनपद के लिए बहुत ज़्यादा जिसमें अलर्ट जारी किया हुआ है, वो महत्वपूर्ण है। और देखना ये होगा कि आने वाले समय में बारिश किस तरीके से पहाड़ों में एक बार फिर से अपना असर करती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका नितिन। आगे बढ़ते हैं, उत्तरकाशी से खबर है। यहाँ पर गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है। नेताला के पास पहाड़ी से मलबा आया, जिसकी वजह से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई है। बीआरओ की टीम सड़क को खोलने में जुटी हुई है। पुष्कर सिंह धामी आज केदार घाटी के दौरे पर रहेंगे, जहां पर सीएम आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे आपदा प्रभावित क्षेत्र का हवाई सर्वे करेंगे और इसके बाद 12 बजे सोनप्रयाग पहुंचकर वहां पर हुए नुकसान का जायजा लेंगे। इसके बाद सीएम रुद्रप्रयाग में प्रभावितों से भी मुलाकात करेंगे और इस दौरान आला अधिकारी के साथ भी मौजूद रहेंगे। केदारनाथ में राहत बचाव कार्य पूरा हो गया है। केदारनाथ ऑपरेशन पूरा हो गया है। सीएम पुष्कर धामी ने इसकी जानकारी दी है और सीएम ने बताया है कि ऑपरेशन पूरा हो गया है। करीब 12,000 लोगों को केदार घाटी से निकाला गया। कल मौसम ठीक होने के बाद चिनूक और MI-17 से भी राहत अभियान चलाया गया और फाइनली 31 जुलाई को आई आपदा के बाद कल राहत कार्य पूरा हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया और केंद्र की मदद के लिए आभार जताया। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद केदार घाटी जाएंगे और वहां का जायजा लेंगे, यानी कि आज केदार घाटी आकर जायजा लेने वाले हैं। सीएम धामी अफसरों की टीम के साथ केदारनाथ जाएंगे और सीएम ने कहा कि अब पूरा फोकस जल्द से जल्द रूट तैयार करने और यात्रा को फिर से बहाल करने पर है। केदारनाथ का रेस्क्यू अभियान लगभग कंप्लीट हो गया है और एक बड़ी संख्या जो देश भर के श्रद्धालुओं की थी, उनको सुरक्षित निकाला जा चुका है।
हेलीकॉप्टर से भी रेस्क्यू अभियान किया गया है। राज्य के भी हेलीकॉप्टर लगे थे। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि भारत सरकार की तरफ से चिनूक हेलीकॉप्टर, MI ये सभी हमको उपलब्ध हुए, जिसके कारण से हम सुरक्षित निकाल पाए। और अब हमारा पूरा फोकस है कि जल्दी से जल्दी जो मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है, पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, भूस्खलन के कारण जहां सड़क पूरी तरह से प्रभावित हो गई है, बह गई है, बिजली की लाइनें, पेयजल की लाइनें, दूरसंचार की लाइनें, उनको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, उनका पुनर्निर्माण का काम किया जाए। केदार घाटी में आई आपदा के बाद केदारनाथ यात्रा को लेकर सबसे बड़ी खबर है। अगले 2 हफ्ते में यात्रा को फिर से शुरू करने की तैयारी हो रही है। सीएम धामी के निर्देश के बाद आज आपदा प्रबंधन सचिव विनोद सुमन, PWD सचिव पंकज पांडे और गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने केदार घाटी का दौरा किया और उसके बाद केदारनाथ यात्रा शुरू करने का मेगा प्लान बनाया गया। अब इसके लिए क्या क्या होने जा रहा है वो भी आपको बताते हैं। केदारनाथ, गरुड़ चट्टी और लिंचोली के बीच जो पुराना रास्ता था वो इस बार बारिश से प्रभावित नहीं हुआ, तो उसे वैकल्पिक रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करने का प्रस्ताव दिया गया। इसके साथ ही 10 फोल्डिंग ब्रिज भी तुरंत चिनूक के जरिए केदारनाथ तक भेजे जाएंगे। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच अस्थायी रास्ता बनाने के लिए तुरंत काम किया जा रहा है और हर साइट पर इंजीनियर तैनात किए जा रहे हैं। जंगल चट्टी और घोड़ा पड़ाव समेत कुल 29 साइट्स पर एक साथ काम शुरू होगा और हर साइट पर कम से कम 10 मजदूर होंगे और जरूरत पड़ने पर मजदूरों को बढ़ाया जाएगा। बिजली की लाइन, पोल और ट्रांसफार्मर को भी तुरंत ठीक करने के लिए काम शुरू हो गया है। केदारनाथ यात्रा को अगले 15 दिन में फिर से शुरू करने की तैयारी है और इसके लिए पुराने रूट्स का इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि जिस रूट से अभी पैदल यात्रा चल रही थी वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। हालात ये है कि करीब 70% पैदल रास्ता तबाही के आगोश में है। केदारनाथ और केदारनाथ ट्रैक पर जब 10,000 से ज्यादा यात्री मौजूद थे, तब 31 जुलाई की रात को हुई मूसलाधार बारिश ने केदारनाथ पैदल ट्रैक पर भीषण तबाही मचा दी। गनीमत रही कि वक्त रात का था, वरना दिन के समय हजारों यात्रियों की जान पर बना दी। आपदा के बाद केदारनाथ पहुंचे लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने शासन को जो रिपोर्ट भेजी, वो इस तबाही को बयान करने के लिए काफी है। रिपोर्ट के मुताबिक 16 किलोमीटर का ये पैदल रास्ता 21 जगह पूरी तरह ध्वस्त हुआ है। ध्वस्त हुए हिस्से की कुल लंबाई 11 किलोमीटर है, यानी करीब 70% रास्ता बर्बाद हो गया। गौरीकुंड में घोड़ा पड़ाव के पास 15 मीटर ट्रैक पूरी तरह वॉश आउट हो गया। जंगल चट्टी के पास 2 जगह रास्ता ध्वस्त हुआ, एक जगह 70 मीटर, दूसरी जगह पर 10 मीटर हिस्सा पूरी तरह खत्म। भीमवली से रामबाड़ा के बीच 4 जगह रास्ता पूरी तरह ध्वस्त हो गया, इसमें 3 पुल भी बह गए। रामबाड़ा से छोटी लिंचोली के बीच 5 जगह रास्ते का नामो निशान मिट गया है। 21 जगहों पे हमारा ट्रैक जो है फुल्ली ब्रीच हो गया है और 2 पैदल पुल हमारे जो है वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गए हैं। और कुल अगर लेंथ वाइज देखेंगे तो 16 किलोमीटर के ट्रैक में मोटा मोटा एवरेज 11-12 किलोमीटर का ट्रैक हमारा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। लोक निर्माण विभाग अब युद्ध स्तर पर पैदल ट्रैक के निर्माण में जुट गया है। पहली प्राथमिकता 2 फीट चौड़ा ट्रैक तैयार करने की है, ताकि जरूरी सामान पहुंचाने के लिए रास्ता बनाया जा सके। इसमें भी कम से कम 10 दिन का वक्त लग सकता है। इसी रास्ते को बाद में 6 फीट चौड़ा किया जाएगा और इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 40 दिन का समय लगेगा। अब PWD ने सभी डिवीजन के गैंगमैन को केदारनाथ बुला लिया है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि एक ट्रैक 2 फीट का ट्रैक हम ऐसा कर सकें जो एसेंशियल चीज़ों का मूवमेंट और कम्युनिकेशन हो सके, तो उसके बाद ही जो है इस वीक एंड तक हम टोटल मॉनेटरी लॉस असेस कर पाएंगे। केदारनाथ में तबाही सिर्फ यही तक नहीं है। रुद्रप्रयाग से गौरीकुंड के बीच नेशनल हाईवे भी 5 जगह बर्बाद हो चुका है, जिसमें 50 मीटर का हिस्सा ऐसा है जो वॉश आउट हो गया है। सोमवार को PWD सचिव पंकज पांडे ने भी केदारनाथ पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि जल्द रास्ता बनकर तैयार किया जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
रामनगर के पीरुमदारा में एक व्यापारी से मारपीट हुई है। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि 5 से 6 लोग एक शख्स को बुरी तरह पीट रहे हैं। किस बात को लेकर मारपीट हुई, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। तो मारपीट को लेकर अभी तक जानकारी नहीं है कि क्या वजह इसके पीछे रही। 5 से 6 लोगों ने जमकर पीटा है। एक शख्स को देख सकते हैं इन तस्वीरों में आप। रामनगर की ये तस्वीरें हैं। पौड़ी जिले में कोट ब्लॉक में 2 लड़के झरने में डूब गए। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम एक लड़के का शव बरामद कर चुकी है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। एसडीआरएफ की टीम झरने में उतरकर सर्च ऑपरेशन चला रही है। दरअसल 2 लड़कों के झरने में डूबने की सूचना गांव वालों ने एसडीआरएफ को दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और लड़के के कपड़े और फोन भी यहां से बरामद हुआ है। ये पानी कम ज्यादा हो गया अभी। देहरादून में सीएम धामी ने सूचना विभाग की समीक्षा मीटिंग ली, जिसमें पत्रकार कल्याण कोष की धनराशि को बढ़ाया गया। इसमें 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ इसे किया गया। मान्यता प्राप्त पत्रकारों का कोटा भी बढ़ाया गया है। तहसील स्तर के पत्रकारों को भी मान्यता मिलेगी। साथ ही सोशल मीडिया की पॉलिसी भी सरकार बदलेगी। कल्याण कोष आज 5 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। ब्लॉक स्तर तक हम मान्यता देने के लिए आगे काम करने जा रहे हैं। जो कोटा है मान्यता प्राप्त पत्रकारों का, उसको बढ़ा रहे हैं और ग्रुप इंश्योरेंस को भी जो है परीक्षण करके उसको भी लागू करने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे काम हम लोग कर रहे हैं, तो इस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। इस बार का विधानसभा सत्र सिर्फ 3 दिन का है। पहले दिन केदारनाथ की दिवंगत विधायक शैला रानी का शोक प्रस्ताव होगा। ऐसे में विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि प्रश्नकाल के 120 मिनट में जनता से जुड़े 500 से ज्यादा सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे। जनता जिन विधायकों को चुनती है, वो जनता के सवाल सदन में उठाते हैं। लेकिन जब सदन ही शॉर्ट टर्म हो, तो सवालों की लंबी लिस्ट पर जवाब कैसे मिलेगा। गैरसैंण में होने जा रहे सत्र को लेकर यही सवाल विपक्ष ने उठाया है। सवाल है कि जिसे 3 दिन का सदन कहा जा रहा है, उसमें काम सिर्फ 2 दिन का होगा। परंपरा के मुताबिक अगर किसी विधायक का निधन हुआ हो, तो पहले दिन शोक प्रस्ताव होता है और दिवंगत विधायक को श्रद्धांजलि दी जाती है। ऐसे में इस बार केदारनाथ विधायक शैला रानी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बाकी 2 दिन 1-1 घंटे का प्रश्नकाल होगा, यानी जनता के सवालों के लिए 120 मिनट होंगे। ऐसे में विपक्ष का सवाल है कि 120 मिनट में 500 से ज्यादा सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे। और एक रस्म अदायगी भर है। 500 से ज्यादा प्रश्न सदन माननीय विधायकों को अपनी बात कहने का एक मंच, और 2 दिन का सत्र, पहला दिन शोक संवेदना। सदन जनता के चुने प्रतिनिधियों से चलता है और सवाल भी जनता के होते हैं। ऐसे में सरकार के मंत्री और उनके विभागों के 500 से ज्यादा सवालों के जवाब करीब 120 मिनट में कैसे मिलेंगे। संसदीय कार्य मंत्री के मुताबिक सदन में काम को देखते हुए 3 दिन तय किए गए हैं। अब 2 दिन में जितने विभागों के सवाल आ पाएंगे वही संभव है, क्योंकि सदन के लिए जितना काम है उसी को देखते हुए अभी 3 दिन तय किए गए हैं। और जनता का पैसा बर्बाद करने के लिए बिना काम के सदन नहीं चलाया जा सकता। हमारे पास जो बिजनेस है उसके आधार पे हमने सत्र की अवधि तय की है। और ये बात ठीक है, प्रश्न बहुत आए होंगे, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि एक दिन में आप 20 प्रश्न ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं, जो तारांकित प्रश्न है। उत्तराखंड में एक साल में सदन पूरे 30 दिन भी नहीं चलता, यानी जब पूरे साल में 720 घंटे की सदन की कार्रवाई नहीं होती, तो 120 मिनट में 500 से ज्यादा सवालों के जवाब मिलना नामुमकिन है। बात अलग है कि विपक्ष सवालों के जवाब चाहता है,
और सरकार बेमतलब सदन चलाकर जनता का पैसा बर्बाद नहीं करना चाहती। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस में नेताओं के चेहरे दिखते हैं, लेकिन इन चेहरों में ऐसी महिला नेता नजर नहीं आती जो पार्टी का बड़ा चेहरा हो। सीनियर नेता इंदिरा हृदय के निधन के बाद प्रदेश लेवल पर ये कमी पार्टी को 2027 में भारी पड़ सकती है। देखिए, कांग्रेस को 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ना है। उत्तराखंड में आधी आबादी का वोट हासिल करना है, लेकिन उसी कांग्रेस में कोई महिला चेहरा नजर नहीं आता जो लीड करता दिखे। ऐसी महिला नेता जो जनता को स्वीकार हो और जिसकी गिनती राज्य के सीनियर नेताओं में होती हो। केदार पद यात्रा में महिला चेहरे की कमी साफ नजर आई, जबकि पहाड़ों में महिलाओं का वोट सबसे अहम है। जून 2021 में इंदिरा हृदय के निधन के बाद पार्टी के पास बड़ा महिला चेहरा नहीं है, जो तब नेता विपक्ष थी। हरीश रावत सरकार के वक्त मनोरमा डोबरियाल शर्मा को राज्यसभा सांसद बनाया गया, लेकिन कुछ महीने बाद ही उनका निधन हो गया। हरीश रावत सरकार में ही विधायक रही रेखा आर्य बीजेपी में शामिल हो गईं, जो अब धामी सरकार में अकेली महिला मंत्री हैं। 2022 चुनाव से पहले कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य भी बीजेपी में शामिल हो गईं। हालांकि कांग्रेस में बड़े चेहरे के तौर पर पहचान नहीं मिल पाई। कांग्रेस में इस वक्त 2 महिला विधायक हैं, अनुपमा रावत और ममता राकेश। तो महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला है। लेकिन सवाल है कि बड़े महिला चेहरे की कमी को कौन पूरा करेगा। इंदिरा हृदय महिलाओं की इस प्रदेश की सबसे बड़ी लीडर रही हैं और अब आने वाली पीढ़ी में नई महिलाएं जो कांग्रेस में, पार्टी में, संगठन में बढ़ चढ़ कर आज काम कर रही है। मुझे लगता है कि 2027 में आप देखेंगे कि उत्तराखंड में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो आपको और बढ़कर मिलेगा। उत्तराखंड में करीब 80 लाख वोटर हैं, जिनमें 50% महिलाएं हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टी होने के साथ कांग्रेस के लिए चुनौती महिला वोटर्स को खींचने की है और महिला वोटर्स को जोड़ने के लिए पार्टी को मजबूत महिला नेता की जरूरत है। वहीं जरूरी ये भी है कि पार्टी के बड़े नेता महिला नेताओं को जगह दें। यदि कांग्रेस को 2027 में तख्ता पलट करना है तो महिलाओं को बड़े पैमाने पर अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। युवा जुड़ेंगे क्योंकि बेरोजगारी और बढ़ेगी। युवा फिर कांग्रेस की तरफ, क्योंकि हमारे पास ही उसका सॉल्यूशन है। कांग्रेस 2017 से राज्य की सत्ता से बाहर है और 2027 में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। पार्टी में बड़े नेता जरूर हैं, लेकिन महिला नेताओं की कमी पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। ऋषिकेश के पास मुनि की रेती में सोमवार सुबह एक बेकाबू ट्रक ड्राइवर ने ट्रक पर कंट्रोल खो दिया और रोड के एक सिरे से दूसरे सिरे पर जा पहुंचा। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस के अनुसार इस घटना में 5 लोगों को चोटें आई हैं, जिनको ऋषिकेश अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी खोजबीन में पुलिस लगी हुई है। अपनी सांसों के थमने के बाद दूसरों को नई जिंदगी दे गया हरियाणा का एक कांवड़िया सचिन। वो आया तो हरिद्वार था गंगा जल लेने, लेकिन मौत के करीब पहुंच गया और मौत से पहले 3 मरीजों को खुशियां बांट गया। देखिए, कहते हैं अंगदान महादान होता है और ये ऐसा दान है जिससे किसी जरूरतमंद को एक नया जीवन मिल जाता है और उसकी जिंदगी उन खुशियों से भर जाती है जिसकी वो ना जाने कब से राह तक रहा होता है। ऐसा ही एक वाकया रुड़की में हुआ, जहां हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला सचिन कांवड़ लेकर हरिद्वार से निकला था, लेकिन दुर्भाग्य से 23 जुलाई को उसका रुड़की में एक्सीडेंट हो गया। उसे इलाज के लिए ऋषिकेश के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उसके सिर पर गंभीर चोट होने के कारण उसे न्यूरो सर्जरी आईसीयू में रखा गया। लेकिन सचिन कोमा में चला गया और डॉक्टरों ने 30 जुलाई को उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। क्योंकि हमारे एम्स हॉस्पिटल में ये सुविधा हो गई है कि जो अगर कोई अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहता है, उसके ऑर्गन्स डोनेट कर करके हम लोग उसको अलग अलग जगह पे यूटिलाइज किया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ रीनल किडनी की तो सुविधा है, हमारे यहाँ कॉर्निया की सुविधा भी है आज की डेट में, और जैसे अभी लीवर की भी शुरू नहीं हुई है यहाँ पर,
तो लीवर है, पेनक्रियाज है, और भी चीज़ें की जा सकती है दान। तो सचिन के, हमारी जो कि टीम यहाँ पर सब तैयार थी, तो सचिन के पिता से कांटेक्ट किया गया टीम ने, और उनके भाइयों से कांटेक्ट किया और पूछा कि भाई क्या अगर वो तैयार हैं, तो वो लोग सहर्ष तैयार हो गए इसमें। उनको लगा कि जो बच्चा एक धर्म के काम से आया था, अब वो जो है जाते जाते जो है अपना कुछ लोगों को जीवन दान दे जाएगा, तो बड़ा एक पुण्य का काम हो जाएगा। 25 साल का सचिन जब कोमा में गया तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं बची, तो डॉक्टरों ने उसके परिजनों से अंगदान की अपील की और परिवार वाले भी मान गए, जिसके बाद ब्रेन डेड सचिन के अंगदान से 3 मरीजों को नई जिंदगी मिली, जबकि 2 नेत्रहीन लोगों को नई रोशनी भी मिल गई। इतना ही नहीं, सचिन के अंगों को चंडीगढ़ और दिल्ली के अस्पताल तक पहुंचाने के लिए प्रशासन के सहयोग से ऋषिकेश एम्स से देहरादून एयरपोर्ट तक ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया। सचिन के चले जाने पर परिवार पर भले ही मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो, लेकिन परिजनों को इतना संतोष भी है, सचिन की मृत्यु के बाद भी उसके अंग किसी और के शरीर में धड़क रहे हैं और 5 लोगों को जिंदगी में वो खुशियां भी बिखेर गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।